अवसर में कैसे बदलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई उदाहरण उसका नहीं है। तो कोविड-19 आयुर्वेद के लिए एक वरदान के रूप में आया है, और मैं तो कहता हूँ अगर ये 10 साल पहले आ जाता तो शायद आज हम कहीं और होते। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। 75 वर्षों में ये 2 साल 3 साल हम अगर निकाल दें तो 72 वर्षों में जो आयुर्वेद था उससे 200 टाइम्स ज़्यादा का आयुर्वेद इन पिछले 3 वर्षों में हम लोगों के सामने आया है। उसका कारण क्या है? एक होता है परसेप्शन, जनरल पब्लिक का ये परसेप्शन बहुत मायने रखता है, वो ही हमें किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाकर ले जाने में सहायता करता है। अभी तक क्या परसेप्शन था कि आयुर्वेद केवल और केवल प्रिवेंटिव कोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, और हम बड़े उससे कहते भी थे कि आयुर्वेद जो है वो जीवन शास्त्र है, बस इतना लोग समझ लेते थे, उससे आगे का नहीं समझते थे। लेकिन कोविड-19 ने ये सिद्ध कर दिया है कि आयुर्वेद केवल क्यूरेटिव ही नहीं, प्रिवेंटिव ही नहीं, ये बहुत सशक्त क्यूरेटिव मेथड भी है, एक क्यूरेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है। और यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, अधिकांश नहीं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में विश्व आयुर्वेद परिषद ने 15 दिन तक एक वेबिनार की थी, जिसमें दोनों आदरणीय भी हमारे वक्ता रहे थे, और वो रात को 9 बजे शुरू होता था और 11 साढ़े 11 बजे तक जूम में 500 की कैपेसिटी थी, हमेशा 500 फुल रहते थे। और वक्ताओं का चयन कैसे किया गया कि जो मिनिमम जिन्होंने 500 कोविड पॉजिटिव रोगी देखे हैं, हम उन्हीं के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो किसी ने कहा मैंने 1500 कोविड के पॉजिटिव पेशेंट देखे हैं, किसी ने कहा हमने 5000 देखे हैं, और कोविड की दूसरी लहर शुरू हो चुकी थी, शायद 1 महीना हो गया था। तो तब सभी लोगों ने बताया कि अभी तक हम इतने रोगी देख चुके हैं। तो कोविड-19 जो है वो हमारे लिए एक अवसर के रूप में आया है, बस अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके आगे कैसे चल सकते हैं। नेक्स्ट, कोविड की चर्चा चली तो ये बताना भी जरूरी है कि कोविड के बाद कोविड पर ऑथेंटिक रिसर्च इतनी बड़ी संख्या में पब्लिश हुई हैं, जो प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल और जितने भी डाटा हैं वो सारे अगर आप लोगों के पास कभी समय हो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक संजीवनी एप्लीकेशंस का नाम आपने सुना होगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन आई थी, ऑलमोस्ट हर राज्य ने भी अपनी अपनी ऐप निकाली थी, लेकिन ये भारत सरकार का संजीवनी ऐप था, जिसका मूल उद्देश्य था कि हम ये डाटा कलेक्ट कर सकें कि आयुर्वेद का कितना यूज हुआ है, कितने लोगों ने आयुर्वेद की औषधियों को यूज किया। तो उसका एक मोटा मोटा सा इंटरप्रिटेशन है, 1.33 करोड़ लोगों ने आयुष संजीवनी ऐप को डाउनलोड किया और अपने इनपुट्स उसमें दिए, जिसमें से 72,000 साढ़े 72,000 के करीब जो हैं वो एनालाइज किए गए। जितने रेस्पोंडेंट्स उसमें आए थे उसमें से 85% लोगों ने कहा कि हमने आयुष, इसमें वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री है, बट इनफैक्ट वो सारा का सारा डाटा आयुर्वेद का ही था, 99% के आसपास। 85% लोगों ने कहा है कि हमने आयुर्वेद को यूज किया है या आयुष की औषधियों को यूज किया है, और 89.8% लोगों ने कहा है कि वी वर फुल्ली सेटिस्फाइड एंड वी रिसीव्ड सम पॉजिटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ दोज मेडिसिन। तो ये आज का बदलता हुआ आयुर्वेद है। नेक्स्ट, यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं, अभी आदरणीय द्विवेदी जी ने फेसबुक का कई बार चर्चा किया, मैं द्विवेदी जी से भी 5 वर्ष बड़ा हूँ, लेकिन मैं इंस्टा पे चला गया, और इंस्टा, कितने बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे, ये देखिए, और ये इंस्टाग्राम नहीं कहते, इंस्टा कहते। इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा किसकी चर्चा होती है बच्चों? पूछूंगा नहीं, बताता हूँ, इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा माध्यम है पैसा कमाने का, करोड़ों रुपया इन्फ्लुएंसर्स उसमें लेते हैं, आयुर्वेद के लिए भी लेते हैं। लेकिन ये पावर है इस आयुर्वेद की कि आपके पास में 3 इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिना पैसों के आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई मन की बात ऐसी नहीं हुई होगी, अभी कंपाइलेशन भी ICCRS ने जारी किया है कि मन की बात में कितनी जगह आयुष और आयुर्वेद का वर्णन किया है, वो एक बुकलेट में कंपाइल करके पब्लिश किया है, बहुत जल्दी ही वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से WHO के डायरेक्टर जनरल
त्रिडोर जी, ये इतने बड़े फैन हो गए आयुर्वेद के, और अपने आयुष के सेक्रेटरी, जो अपने आप में एक अनुभव शेयर किया गया था भारत सरकार का कि सीधे फील्ड से किसी वैद्य को उन्होंने सेक्रेटरी बनाया। तो आज की डेट में ये 3 बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आप इस बदलते हुए आयुर्वेद को आगे ले जा सकें। अब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अनुभव में आया कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं उनको यहाँ थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए रख रहा हूँ। अभी तक जो 3 बड़े डिपार्टमेंट जिसमें आयुर्वेद नहीं था, उसमें हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो भारतीय सेना है, डिफेंस मिनिस्ट्री। दूसरा रेलवे। ये 2 बड़े विभाग हैं ऐसे, चाइना के अलावा वर्ल्ड में और कोई विभाग इतने बड़े नहीं। रेलवे तो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा विभाग है। तो अभी 2022 में 37 कैंटोनमेंट एरियाज में एक्सक्लूसिवली जितने हॉस्पिटल्स डिफेंस के हैं उसमें आयुर्वेद की क्लिनिक स्टार्ट है। और कैंटोनमेंट एरिया वो हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे रिजर्व फोर्सेस उनके रेजिडेंसीज होते हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ पर रहती हैं। उसके तुरंत बाद में 150 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई है डिफेंस में। ये पहले नहीं था। आज 37 हुआ है, कल 370 होगा, 5 साल बाद 3700 होगा, और जब तक आप लोग या जो नए बच्चे आज आयुर्वेद में आ रहे हैं, जब तक वो पास होंगे वो हो सकता है 37,000 हो जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, एक नया चैप्टर आयुर्वेद के उसमें खुला है, और वो खुला है WHO के सहयोग से ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर जामनगर में। और ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो सेंटर खुल गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें 300 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया। लेकिन जो जानकारी का विषय है वो ये है कि WHO का कोई भी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर मीन्स इन एनी फील्ड वो किसी डेवलपिंग कंट्री में नहीं होगा। इंडिया इज द ओनली डेवलपिंग कंट्री जहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिसर्च डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर खुला। ये बहुत बड़ी जीत है। ये 25 मार्च 2022 जेनेवा में MOU साइन हुआ था। ये वहीं की इमेज है। नेक्स्ट, पिछला। इसमें नीचे वाली अगर आप स्लाइड देख सकें, और बहुत क्लियर नहीं होगा लेकिन उसको मैंने थोड़ा जूम इसीलिए किया है कि उसमें नीचे लिखा है वैद्य राजेश कोटेचा। ये पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर वैद्य नाम की किसी चीज को लोगों ने गूगल किया। अब क्या बदल रहा है? नेक्स्ट, यूनियन बजट। कभी आप उठा के देख लीजिए, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के आदि रहे हो, आयुर्वेद का कोई नाम नहीं आता था बजट में। पहली बार सीतारमण जी ने 2022 के बजट में क्लियर कहा, और थम्पिंग मेजोरिटी से लोगों ने मेज थपथपाई, आयुष मिशन का बजट 50% रेज किया। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2014 से पहले 300 से 400 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था आयुष का, जो अब बढ़कर अकेले मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को ही 4000 करोड़ रुपए दे दिए। ये एक डाटा है, ये बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, चूँकि पीछे से दिखेगा नहीं। ये US का एक वर्ल्ड वाइड डाटा है कि कितनी तेज़ी के साथ में आयुर्वेद का बिजनेस बढ़ रहा है, और किस किस क्षेत्र में बढ़ रहा है। पर्सनल हाइजीन में बढ़ रहा है, स्किन केयर में बढ़ रहा है, क्यूरेटिव में बढ़ रहा है, पैलेटिव में बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्विंग ऑफ थिंग्स है जो आयुर्वेद के लिए हो रही है। एक ये स्लाइड जरूर, मैं सब जगह पिछले साल का ये डाटा है। US में बेवरीज कहते हैं, यानी कि आयुर्वेद के जो जूसेज हैं, जो सिरप्स हैं, उनको वहाँ बेवरीज के नाम से जाना जाता है, और वो ओवर द काउंटर लोग खरीदते हैं। एक व्यक्ति एक साल में आयुर्वेद के सिरप के रूप में, चाहे वो गिलोय का सिरप जूस हो, चाहे वो आंवला का हो, या हमारा कफ सिरप हो, या आशा वरिष्ठ भी उसी में है, एक व्यक्ति एक वर्ष में लगभग $4000 यूज करता है। आप उसको 80 से गुणा करके देख लीजिए। और जो कॉर्पोरेट सिटीजन्स हैं, यानी कि जिनका रिएम्बर्समेंट होता है, उनके लिए ये फिगर $60,000 है। और आप देखिए, अगर आप बाहर गए हों, यहाँ रुपए की कोई कीमत नहीं है, वहाँ सेंट की भी कीमत है। तो ये 7000 और 3000 जो फिगर है, ये आप लोगों के लिए इसलिए है
कि आज आयुर्वेद जिस गति से बढ़ रहा है, अगर आपने पेस नहीं किया पीछे हो जाए। नेक्स्ट। ये आयुष इंडस्ट्री का एक मोटा सा है कि भारत में आयुष की 50,000 से ज़्यादा MSME हो गई हैं। जो स्टार्टअप आपने सुना होगा कि भारत में इतने स्टार्टअप हैं, कुछ दिन पहले तक भारत में 100 से कम स्टार्टअप थे। अब 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं, जिसमें लगभग 3,000 स्टार्टअप जो हैं वो आयुर्वेद के एक्सक्लूसिवली, मैं आयुष का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद के हैं। नेक्स्ट। ये जितना भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का WHO का हो, भारत सरकार का हो, जहाँ जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है, चाहे वो G20 का हो, सार्क का हो, बिम्स्टेक का हो, किसी का भी हो, जब भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बाहर से इंडिया में आते हैं उनको भुट्टी पिलाई जाती है। और अभी आज जो राजेश जी ने खिलाया है अदरक, अब वो धीरे धीरे वो भी खिलाया जाएगा। तो भारत सरकार इस तरीके से प्रमोट कर रही है हमारे आयुर्वेद को। ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये आयुष का नेटवर्क है आप लोगों को जानने के लिए कि कितने कॉलेज, ये 2022 का लेटेस्ट डाटा है, इसमें जो आयुष के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो 789 हैं, जिसमें से आयुर्वेद के 416 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। वो अलग बात है कि 16 में भी शायद मरीज नहीं हो, 400 में से। दिस इज ए वेरी सॉरी स्टेट, लेकिन कोई नहीं, जो है जैसा है। ये चीज़ें हैं, ये स्लाइड को मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुछ इनिशिएटिव ऐसे हैं जिनका वास्तव में बच्चों को भी नहीं पता, हमारे प्रैक्टिशनर्स को भी नहीं पता, तो आम पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि आयुर्वेद आज कहाँ तक जा रहा है। आज सवेरे की स्लाइड्स में आप लोगों ने देखा कितने क्रिटिकल केसेस को राजेश जी ने किया। भारत सरकार ने एक्सक्लूसिवली पैलेटिव केयर के लिए एक बहुत सुंदर नाम दिया है, कारुण्य नाम की स्कीम है, KARUNYA, कारुण्य भी कह सकते हैं इसको। और इसमें उन्होंने बाकायदा, ये भी है, नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जेरियाट्रिक केयर पर, सुसंतति पर, यानी कि गर्भ संस्कार पर, यूजेनिक्स और प्रोजेनी पर, इन सब पर भारत सरकार ने बाकायदा नेशनल आयुष मिशन में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सारे प्रोग्राम्स लेट डाउन किए हैं। और प्राइवेट प्रैक्टिशनर अगर उनको करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये डिजीजेज हैं कोरोना में, जिसपे कैंसर है, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हैं, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसंस, ओल्ड एज, जेरियाट्रिक केयर, चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी। मैंने ये वो सारे सुपर स्पेशलिटी फील्ड हैं जिसमें हम आज आगे बढ़ रहे हैं। इनका बाकायदा एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि आप इनको किस तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं। हालांकि स्कीम्स जो हैं दे आर बीइंग फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, वेयर गवर्नमेंट आर 99% इन ए फेल्योर स्टेट। कोई ना आगे बढ़ाता है उसको, ना लोगों तक पहुंचाता है। HIV, एड्स, ये सारा ही ऐसा पूरा का पूरा एक प्रोग्राम आ गया है कि इसमें ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हमारी गवर्नमेंट किसी चीज़ को रिकग्नाइज करके किसी प्रोग्राम को लाती है तो हमारे फिजिशियंस जब उस पर काम करते हैं तो उनको एक वैलिडेशन मिलता है, एक रिकग्निशन मिलती है। नेक्स्ट। ये आप लोगों ने सुना होगा कि आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खुले, यहाँ उत्तराखंड में भी काफ़ी तेज़ी के साथ में खुल रहे हैं। लगभग 12,500 आयुर्वेद के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने का प्रोग्राम है, जिसमें से 10,000 के करीब अभी तक खुल चुके हैं। तो ये बहुत एक एक्सपोर्टेंटली स्प्रेड हो रहा है आयुर्वेद का विषय, जो आम जनता तक जिसका पहुंचना है, और उसका डेफिनेटली जो रिजल्टेंट है वो हम लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट। आयुर्वेद आहार, आयुर्वेद के पथ्य अपथ्य को FSSAI के माध्यम से वैलिडेट करके और एक सुनिश्चित दृष्टि से हम इसको किस तरीके से वर्ल्ड वाइड फैला सकते हैं। खिचड़ी हमारी थी, हमारी है नहीं, पेया हमारा है, वो उसको किस रूप में, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, वो फ्रेम हो गए हैं। अभी लाइसेंसिंग प्रोसेस आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें आ गई हैं अभी पब्लिकली। बहुत अच्छा इसमें आयुर्वेद आहार हम लोगों के लिए फ्यूचर है। जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए इससे बड़ा कोई फील्ड नहीं। नेक्स्ट। ये लाल किले पर वो लगी थी एक प्रदर्शनी, इसमें आयुर्वेद आहार भी है। दूसरी इमेज देखिए जिसमें आप गोगल्स लगा रखे हैं, बता सकते हैं क्या है?
इसका मतलब बच्चे जो है गूगल करते हैं। वर्चुअल रियलिटी गियर्स हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आयुर्वेद की ही स्टॉल में वर्चुअल रियलिटी गियर यूज करके आम पब्लिक को दिखाया जा रहा है। मीन्स जहां आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहां भी आयुर्वेद पहुंच गया है। आप लोगों ने सुना होगा ISI टेप, ISI वो वाला एक ऑथेंटिक माना जाता है। ये स्लाइड मैंने परसों डाली थी। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अलग से ही आयुष की एक विंग खोल दी, ये कल ही खुली, और उसमें आयुष के प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज किया गया है। जैसे आपने देखा होगा बिजली का कुछ भी आप लेके जाइए BIS नंबर के बिना कोई बेच नहीं सकता। पहले उसको ISI कहते थे, अब उसको बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहने लगे हैं। तो 37 हर्ब्स को भी उन्होंने स्टैंडर्ड किया है। पंचकर्मा के लगभग 5 इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज किया है कि उनकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इतनी डेंसिटी होनी चाहिए, ये मेजरमेंट मिनिमम, मैक्सिमम आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक और बड़ा काम है जो आज चर्चा हो रही थी कि आज IT का ज़माना है, और IT में लेटेस्ट क्या चीज़ है, कोई बताएगा बच्चा? किसी और ने भी कुछ कहा? 3 वर्ड आए, क्लाउड, AI, ChatGPT। तो जो ChatGPT वाले बच्चे हैं उनके लिए थम्स अप, क्योंकि वो लेटेस्ट है। iCloud बहुत मतलब क्लाउड पुराना हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयुर्वेद में कहीं काम आ सकती है क्या? इस पर गहन मंथन हुआ और WHO और भारत सरकार इस बात पे एग्रीड हो गए हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ओवर, उसके साथ में एक MOU साइन हुआ है कि आयुर्वेद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास में डाटा कलेक्शन की प्रॉब्लम थी, अब डाटा कलेक्शन नहीं है। जीवा आयुर्वेद का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, सबसे पहले जीवा आयुर्वेद ने एक बिग डाटा करके कंपनी है वर्ल्ड की, जो डाटा को साइंटिफिकली एनालाइज करती है। तो उन्होंने उनको 2 लाख पेशेंट्स का डाटा दिया। अभी तक आयुर्वेद में डाटा नहीं हुआ करता था, अब आयुर्वेद के पास में बहुत डाटा हो गया है। अगर रामदास जी अपने डाटा को अपलोड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी भी दी हुई है अपने अपने केस को अपलोड करने की, और इनके एक पर्टिकुलर डिजीज़ के 10,000 डाटा अगर वहाँ हो गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको एनालाइज करके एक प्रोटोकॉल बना सकती है कि इस प्रकृति पर मैक्सिमम ये काम हो रहा है, ये दवाइयाँ यूज हो सकती हैं, ये हो। तो एक तरीके से एक नया फील्ड है जहाँ आयुर्वेद मॉडर्न साइंस के इंटीग्रेशन से बचता रहा है। अब वो आज का आयुर्वेद नहीं, पुराना आयुर्वेद नहीं रहा। आज हर साइंस का इंटीग्रेशन जो है, लेटेस्ट AI का इंटीग्रेशन भी आयुर्वेद में हो गया है। नेक्स्ट, ये WHO का एक पावर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बेंचमार्क क्या है आयुर्वेद की पावर। ये 2-3 बुक पब्लिश की है WHO ने। एक ही है WHO बेंचमार्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, एक ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए एक बुक छापी है। नेक्स्ट, इस बुक की विशेषता ये है कि अभी तक WHO, चूँकि इंग्लिश में पब्लिकेशन होता है, तो वो आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं करते थे। लेकिन इस बुक को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें बाकायदा आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी लिखी है, जो मैंने येलो में हाईलाइट की हुई है। चाहे वो हमारा पंचकर्म है, नस्य है, प्रछन्न है, रक्तमोक्षण है, वो ऐसे ही लिखे हुए हैं। उसके बाद में फिर वो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि पंचकर्म क्या है। तो ये आज के आयुर्वेद की पावर है जो पहले नहीं थी। नेक्स्ट, एक ये WHO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर आयुर्वेद आ गई। चूँकि हो क्या रहा था कि मॉडर्न मेडिसिन में एक रूपता थी। अगर निमोनिया कहा किसी ने, कार्सिनोमा का एक प्रकार कहा, तो वो वहाँ यहाँ भी वही होगा, अमेरिका में भी वही होगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी वही होगा। अब मैंने एक अपना डायग्नोस बनाया, मैंने उस पर कुछ भी लिख दिया, दूसरे ने कुछ बनाया उस पर कुछ भी लिख दिया। तो अब ये इंटरनेशनल कोड ऑफ डिजीज़ बन गई आयुर्वेद की, अवेलेबल है। तो हम एक डिजीज़ को उसी के स्पेसिफिक अगर कोडिंग करेंगे तो हमारी डायग्नोसिस में एक रूपता आएगी, ऐसा विचार करके। और ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना इस एक्सेप्टेंस के ग्लोबली हम लोग अपने आप को साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज नहीं करा सकते। ये भी एक चित्र देखने लायक है कि WHO ने अपनी किताब पर हिंदी में लिखा, ये कवर पेज है इसका।
इससे पहले कभी मैंने तो नहीं देखा। मैं WHO को बहुत दिनों से फॉलो करता रहा हूँ, बट आई नेवर सीन दैट। एक नई चीज आई है, पब्लिक हेल्थ कैडर। अभी तक पब्लिक हेल्थ कैडर केवल मॉडर्न में हुआ करता था, अब ये आयुर्वेद में भी आ गया है और इक्वली एप्लीकेबल है टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और सर्विस प्रोवाइडिंग, यानी कि स्टेट की जो आयुर्वेद की विंग्स हैं उन सब में हेल्थ मैनेजमेंट का एक अलग से कैडर हो गया है, जहां हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। अभी तक तो सब जनरल मेडिकल ऑफिसर्स हुआ करते थे, अब ये स्टेट वाइज है कि वो कितने दिन में किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन, ये 2022 में ही गाइडलाइंस आई। नेक्स्ट, ये वो फील्ड है पब्लिक हेल्थ कैडर में आयुष पोस्ट ग्रेजुएट BMS BUMS जो हैं वो PG डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में अपॉइंट किए जाए। और यहाँ ये सारी बातें जब मैं कह रहा हूँ तो वो मेन एलोपैथिक फ्रेमवर्क में नहीं कह रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली आयुर्वेद के जो डिपार्टमेंट है उनमें ये कैडर्स फिक्स किए जाएंगे। हेल्थ मैनेजमेंट कैडर होगा, स्पेशलिस्ट कैडर होगा और टीचिंग कैडर टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी। इससे क्या होगा कि जितने भी नेशनल कैंपेन्स हैं हेल्थ के, चाहे वो ब्लाइंडनेस का है, कैंसर इरिडिकेशन का है, मलेरिया इरिडिकेशन का है, ये जितने भी हैं उन सब में आयुर्वेद को इंटीग्रेट किया जाएगा। उन्हीं के माध्यम से वो सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट के द्वारा आम पब्लिक तक पहुंचाई जाए। नेक्स्ट, ये वो एक समिट हुआ था अहमदाबाद में 2022 में, ये उस टाइम की कुछ फोटोज हैं। नेक्स्ट, ये भी तभी का है। उसमें जो विशेष बात थी, अहमदाबाद से हमारे बीच में राजेश जी हैं, वो प्रत्यक्ष बता सकते